चलिए ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे मैं आपके पास आ रही हूं। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी साहब, थोड़ी देरी से आ रही हूं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी इसीलिए जारी नहीं कर पाई आंकड़े क्योंकि उनकी पोल ना खुल जाए। उन्होंने ओबीसी जातियों के लिए कुछ किया ही नहीं, ये सच्चाई सामने ना आ जाए। जानकारी की कमी है। इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं कि 2011 में जो सेंसस शुरू हुआ उसकी रिपोर्ट आते आते कितना वक्त लगेगा, उसके बाद में फिर उसके ऊपर जो उसकी एनालिसिस की जाती है, उस रिपोर्ट को रिलीज की जाती है। तो पिछले वर्षों में देख लें कि जो जब कभी भी जनगणना होती है उसके कितने सालों बाद जो है उस जनगणना का ऑफिशियल डेटा रिलीज किया जाता है। और जब वो रिलीज करने का वक्त था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहां पर मौजूद थी। तो इस वजह से अखिलेश जी जो है वो थोड़ी सी अगर इस बारे में जानकारी कर लेते तो ऐसा बचकाना बयान शायद वो ना देते। दूसरा ये अखिलेश जी की बड़ी दिक्कत भी हो गई है इसलिए क्योंकि आज की तारीख में वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके बैठ जाते हैं। उनके पिताजी जो है वो मोदी जी को एक वर्ष जो है वो पूरी तरह से उनको जो है आशीर्वाद देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। इस साल जाकर के मोहन भागवत जी के साथ बैठ जाते हैं। तो अभी अखिलेश जी का थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। तो हो सकता है इस कंफ्यूजन की वजह से वो सही बात को नहीं बता पा रहे होंगे क्योंकि उनको जानकारी निश्चित रूप से होगी। तो अब उनका जो है वो बदल गया है। आज की तारीख में उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, ना कि इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप पर आरोप अगड़ा पिछड़ा करने का भी लग रहा है अब। नहीं विपिन जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां अगर किसी को समझ में आ जाए तो इस तरीके का ये बचकाना बयान ना दिया जाए। और मुझे लगता है कि जहां तक नेताजी के ऊपर सवाल है तो ये राजनीतिक मर्यादाओं के को ध्यान में रखते हुए ये बात देखना चाहिए कि वहां पे उपराष्ट्रपति के घर में विवाह था और जब उपराष्ट्रपति के घर में विवाह होता है तो सभी बड़े लोग लोकसभा में क्या था, किसका विवाह था और कौन सा ओकेजन था? 2019 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया था मोदी जी को कि चिरंजीवी भवो और हमेशा प्रधानमंत्री बने रहो, तो उस वक्त कौन सा उपलक्ष्य था, कौन सी राजनीतिक मर्यादा थी उस वक्त? मुझे लगता है कि पुत्र जो है वो लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हिलाल साहब, अगर आप घर में सबसे अग्रज हैं और आपके घर में कोई भी आके अगर बच्चे आके पैर छुएंगे तो आप उनको कोसेंगे नहीं। तो ये सब देखिए पारंपरिक चीजें हैं, ये आप लोग क्या समझोगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हर समय जो है तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, क्या खुद परेशान हुए इस बात से? आशीर्वाद लिया था? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए इन सब बातों से हिलाल नकवी जी मुझे लगता है प्राप्त करके बने हैं। कांग्रेस इससे ज्यादा इस बात पे देखे कि वो कहां पर है। अगर वो दूसरे के ऊपर उंगली ठीक है नकवी साहब, अपने ऊपर जरा देखिए, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोग कहां पर हैं, इसका आकलन करिए। नहीं डॉक्टर आशुतोष, मुझे ये बताइए कि ये जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है? आप शिक्षा पर जोर दीजिए, स्वास्थ्य पर जोर दीजिए, ना रोजगार पर जोर दीजिए, और जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है उस पर जोर दीजिए ना। ये अगड़ा पिछड़ा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इसकी जरूरत है क्या? नीड है क्या? आज आप जाति पर बात करेंगे, मैं करूंगी, या आज युवा करना चाहता है इस पर? बिल्कुल नहीं करना चाहता। देखिए विपिन जी, ये बहुत आपका, मुझे लगता नहीं आपका ये बयान बहुत अच्छा है। इसको आप अगर देखिए, जब भी आप कभी समाज में समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं तो उन लोगों को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं जिनको कई सालों से मेन धारा में आने ही नहीं दिया गया। यहाँ पे इस देश में कई ऐसी जातियां हैं जिनको अघोषित आरक्षण पिछले 5000 सालों से मिल रहा है, कभी उसने नहीं बोला। तो कभी जब आपको तो फिर अगर जातिगत जनगणना आप करा लेंगे तो ओबीसी को आरक्षण कैसे देंगे? केंद्र सरकार इसको वैलिड नहीं करेगी और उसका मॉडल है कर्नाटक मॉडल, आप देख लीजिए। सिद्धरमैया सरकार ने जरूर काउंटिंग कराई थी लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए थे। देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण कितनी देर में आया? 10 मिनट के अंदर आया कि नहीं आया? 1 साल के बाद आंदोलन पे भारतीय जनता पार्टी पीछे कैसे खिसड़ी? 700 किसानों को शहादत के बाद शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रही है, हिटलरशाही चला रही है। वो इस बात को बताना ही नहीं चाहती है कि इस देश में पिछड़ों और गरीबों की जो सरकार पिछले 5 सालों से किसानों के आत्महत्याओं के डाटा ना दे रही हो, आप सोचिए वो क्या करती होगी। जो इस बात को तैयार नहीं है, आज भी गरीब और दलितों की वहां शादी होती है तो अगले लोगों के घर के सामने से टोली नहीं उठती है। ये इस देश मैं जवाब ले लेती हूँ। आप कैसी बात कर रही हैं? डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, आप पर आरोप लगाया है कि पोल न खुल जाए, इस वजह से केंद्र सरकार पीछे हट रही है। ठीक है विपनेश जी, जरा समय दीजिएगा क्योंकि मैं सबसे कम बोला हूं। ठीक,
अब बात ये आती है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी इस समय रूल कर रही है जो ये कहे कि सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पे चल रही है। पहली बार ऐसा लगा है कि पूरा हिंदुस्तान का समाज एक साथ एकजुट होकर के चल रहा है। इसी वजह से जो डिवाइड करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जो जाति आधारित, अरे समाजवादी पार्टी को की ओरिजिन तो देखिए, ये समाजवाद की बात करते हैं और परिवारवाद पे खत्म हो जाते हैं। यादवों का नाम लेकर के ये आए थे और यादव और मुसलमानों को कॉम्बिनेशन बना करके प्रदेश की जनता को डिवाइड करके ये पहली बार सत्ता में आए थे। गुंडों की सरकार थी, हम नहीं, मायावती जी कहती हैं चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगे कि हाथी पर। आजम खान, मुख्तार अब्बास नकवी, मुकीम काला, गायत्री प्रजापति, मोनू सिंह, अभय सिंह, ये गुंडों की सरकार आज तक चलाते रहे हैं। इस समय जिस समय की उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 2 पे आ गया है पूरे देश में इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा, चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस देखिए, गंगा एक्सप्रेस देखिए, चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, हर डेवलपमेंट की, हम विकास की बात करते हैं, ये जात की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, ये प्रदेश में परिवार की बात करते हैं। समाजवाद के नाम पे परिवार को लूटने का काम, तो समाजवाद के नाम पे प्रदेश की जनता को लूटने का काम, गुंडागर्दी का काम करते हुए ये प्रदेश को और पीछे जाते हैं। बीमारू स्टेट बना के रखा गया था, पहली बार बीमारू स्टेट से उठ करके उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, मुझे एटा जाना होगा ऋषिकेश कुमार के पास, एक बार अपने सहयोगी के पास। और ये प्रदेश की जनता को ठीक है मिश्रा जी, एक मिनट, वर्मा जी, मिश्रा जी रुक जाइए, एटा जाना होगा मुझे, जो ये दे नहीं सकते। ऋषिकेश, ये सब कोशिश हो रही है ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने की। वाले लोग जी देखिए, बिल्कुल विपनेश, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद अब फिर कल बगल में अलीगढ़ में जयंत चौधरी और अखिलेश चौधरी एक बड़ी रैली कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। जिस जाट और मुस्लिम के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश हुई थी और जिसका मूल राजनीतिक आधार बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, उसकी कोशिश भी अखिलेश लगातार कर रहे हैं। इसलिए मेरठ के बाद बगल में अलीगढ़ में दोनों की कल एक बड़ी सभा है और जातिगत जनगणना में बार बार वो साक्य और लोध को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस इलाके के 30 विधानसभा की सीटें ऐसी है जिसपे उनका एक प्रभाव है और अगर कुछ वोट बैंक अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ते हैं तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और बीजेपी के जिम्मे में तमाम तरह की सीटें हैं। ये भी सबकी नज़र है जातिगत जनगणना के पीछे कि जो मायावती का जो वोट बैंक है, जो जिसको फ्लोटिंग वोटर कहा जा रहा है और जो अभी कहीं भी चुनावी मैदान में नहीं दिख रही है, उसको अपनी तरफ साधने की कोशिश के तहत ही बार बार अखिलेश यादव जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मंच पर वो जहाँ जहाँ जाते हैं, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं होता है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं जिसको शायद हम और आप नहीं जानते हैं, जिनका लोकल जिलों में प्रभाव है, उन नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, आप सही कह रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक पर ही नजर है, क्योंकि मतगणना होती है, जातिगत जनगणना होती है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, चुनाव से पहले वादा होता है। तो इस तरीके से वोट बैंक को साधने के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है सबने देखा है। वक्त की कमी है, मेहमानों के पास अब मैं नहीं जा पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।